हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आर के सोल्यूशन में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि 24/9/18 का जो 24/9/18 का थर्ड शिफ्ट का जो ग्रुप डी का मैथ का क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और ये मेरा सेट नंबर 11 होगा। इससे हम पहले 10 सेट अपलोड कर दिए हैं, प्लेलिस्ट से आप लोग उसे भी जाके देखिए। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला नंबर सवाल देखिए। आज का पहला सवाल में क्या बोला गया है कि यदि किसी ईंट का 3/5 भाग यदि किसी ईंट का 3/5 भाग का वजन यदि किसी ईंट के 3/5 भाग का वजन 9/10 kg है, तो उस ईंट का 8/15 भाग का वजन क्या आएगा। यानी कि 3/5 भाग का वजन कितना है, 9/10 है। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे। पहले 3/5 भाग का वजन कितना दे दिया हमको, 9/10। तो हम एक भाग का वजन पहले निकालेंगे। तो एक भाग का वजन कितना आ जाएगा, 9/10, और मेन बटा यहाँ आ जाएगा 3/5। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरा कितना निकल के आ रहा है, 9/10 इंटू 5/3 हो जाएगा। तो 5 से इसको काट लेंगे 2 बार में, और 3 से इसको काट लेंगे 3 बार में। तो 3 तिया 9। तो ये कितना आ रहा है, एक भाग का वजन कितना आ गया, 3/2 kg। एक भाग का वजन हमको कितना आ गया, 3/2 kg। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि 8/15 भाग का वजन क्या आएगा। तो 8/15 भाग का क्या आएगा, इसमें 8/15 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यदि एक भाग का वजन 3/2 kg है, तो 8/15 भाग का वजन इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 3 से इसको काट लेंगे 5 बार में, 3 पंचे 15, इसको 2 को काट लेंगे 4 बार में। तो यानी कि 8/15 भाग का वजन कितना आ रहा है, 4/5 kg। ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए पढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। अगला क्या बोल रहा है कि यदि अगला ए, बी और सी के पास 2:5:7 के अनुपात में रुपया है। यदि बी के पास ए से 90 रुपया अधिक है, तो सी के पास कितने रुपये हैं। यानी कि ए बी सी के पास 2:5:7 के अनुपात में क्या है, कुछ रुपया है। यदि जिसमें बी के पास ए से 90 रुपया अधिक है, ए से 90 रुपया अधिक है किसके, बी के। तब मान लेंगे कि अनुपात एक्स में है। तो ए का अनुपात कितना आ जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए का अनुपात हम एक्स में मान लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x। बी का कितना आ जाएगा, 5x। और सी का कितना आ जाएगा, 7x। अब क्या बोला है कि बी के पास ए से 90 रुपया अधिक है, बी के पास, यानी कि बी और ए का अगर हम निकालेंगे, बी के पास और ए के पास 90 रुपया अधिक है, यानी कि इससे 90 रुपया अधिक है। तो हम यहाँ से देख रहे हैं 5 में से 2 चला जाएगा, तो 3x बराबर 90। तो यहाँ से x का मान कितना निकल के आ गया 30। तब हमसे क्या पूछा, सी के पास कितने पैसे। तो सी के पास कितना था, सी के पास 7x। तो इसमें हम x का मान रख देंगे 7 इंटू का 30। तो 7 इंटू 30 करेंगे तो कितना आएगा, 210। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी। ये रेशियो से था, अनुपात और समानुपात वाले जो से ये कितना आंसर आ गया इसका, 210। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। अगला में क्या बोल रहा है कि यदि किसी को एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए, उत्तीर्ण मतलब पास करने के लिए उसे 34% अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है, तो वह 45 में से कितने प्रतिशत उत्तीर्ण होंगे। 45 में से उत्तीर्ण होंगे कितने पे, यानी कि अगर कोई परीक्षार्थी पास होने के लिए उसको 34% अंक प्राप्त करना है, लेकिन वह क्या बोला है कि 45 में से कितने लाएंगे। यानी कि 100 में अगर 34% लेके आएगा तो वो पास हो जाएगा। लेकिन क्या बोला है कि 45 में से कितने अंक चाहिए। तो 45 में से तो हम 45 का 34% निकाल लेंगे। 45 का 34% उड़ाएंगे तो नीचे 100। अब 5 से इसको काट लेंगे 9 बार में, अब 5 से इसको काट लेंगे कितना, 20 बार में। 2 से काट लेंगे कितना, 10 बार में। 2 से इसको काट लेंगे 17 बार में। तो 17 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 17 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 153। और नीचे में कितना है, 10 है। तो एक पॉइंट लगा देंगे 10, यानी कि 15.3 नंबर लेके आएगा तो वो क्या होगा, 45 में से वो पास हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। अगला में क्या बोल रहा है कि यदि समीकरण x² माइनस 6x प्लस क्यू बराबर 0 के मूलों का अंतर 24 है, तो क्यू का मान क्या आएगा। देखिए इसमें मूलों का अंतर 24 दे दिया, तो x² माइनस 6x प्लस क्यू, यानी कि ये द्विघात समीकरण पे है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि a का मान कितना दे दिया है, 1 दिया है,
बी का मान कितना दे दिया, माइनस का 6 दे दिया। सी का मान क्या दे दिया हमको, क्यू दे दिया है। तो हम जानते हैं कि मूलों का योग क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए। और अल्फ़ा माइनस बीटा का मान हमको दे दिया है कितना, मूलों का अंतर अल्फ़ा इंटू बीटा का मान हमको दे दिया है कितना, 24। अल्फ़ा माइनस बीटा का मान 24। अब सिंपली हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी का मान क्या आएगा, माइनस बी बाय माइनस बी बाय ए का मान नहीं क्या है, 1 है। तो ये अल्फ़ा और प्लस बीटा का मान हमको कितना निकल के आ गया, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 6। अब यहाँ से हम ये समीकरण 1, अब यहाँ से अल्फ़ा माइनस बीटा और यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 6 दे दिया है। तो यहाँ से हम सिंपली अगर ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये अल्फ़ा बीटा, सॉरी ये माइनस का बीटा प्लस का बीटा कैंसिल। तो ये अल्फ़ा और ये अल्फ़ा जुट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 अल्फ़ा बराबर कितना आ जाएगा, 24 36। तो यहाँ से हम सिंपली देख रहे हैं कि अल्फ़ा का मान मेरा कितना निकल के आ गया, 2 अल्फ़ा का मान, 2 अल्फ़ा का मान कितना आ गया 30। तो यहाँ से अल्फ़ा का मान कितना आ जाएगा 15। तो हम अगर बीटा का मान निकालेंगे समीकरण 1 में रख देंगे तो बीटा का मान कितना निकल के आएगा, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा का मान 24 दे दिया है। तो बीटा का मान कितना निकल के आएगा, 15 इसमें से घटा लेंगे तो ये कितना निकल के आएगा, 15 और 9 24। तो ये कितना आ गया 9। बीटा का मान कितना आ गया 9। 15 में से 9 गया तो 6, सॉरी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान माइनस बी बाई ए। तो बीटा का मान यहाँ से कितना निकल के आएगा, माइनस का 9। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हमसे क्या पूछा है कि सी यानी कि क्यू का मान हमसे निकालना है। तो हम जानते हैं ना कि अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए। तो सी का मान क्या दिया, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो यानी कि 15 इंटू का माइनस का 9 कर देंगे, 15 इंटू माइनस 9 बराबर सी का मान क्या है क्यू। अब ए का मान क्या है 1 है। तो 15 को 9 से करेंगे तो 15 9 135 अब बराबर क्यू का मान क्या दे दिया है, क्यू ए है। तो क्यू का वैल्यू हमको कितना निकल के आ गया, माइनस का 135। तो ऑप्शन नंबर किस में आ जाएगा, डी में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। अगला सवाल क्या बोल रहा है, अगला नंबर सवाल देखते हैं। अगला में क्या बोल रहा है कि पूनम 28 किलोमीटर की दूरी तय करती है और वह पाती है कि उसकी यात्रा का 5/7 भाग अभी भी तय किया जाना बाकी है। तो उसकी यात्रा की कुल दूरी कितनी है। यानी कि पूनम जो है ना 28 किलोमीटर चलने के बाद वह वह पाती है कि उसको 5/7 भाग अभी भी तय करना है। तो हम कुल दूरी अगर हम x मान लेते हैं, कुल दूरी इसको कितना दूरी तय करना था x। तो ये कितना दूरी चला है, 28 किलोमीटर चला है, प्लस 28 का भी 5 और ये कुल दूरी का 5/7 भाग अभी भी जाना है। तो कुल दूरी का 5/7 भाग जाना है तो उसे कुल दूरी कितना माने थे x। अब यहाँ से हम यहाँ से सिंपली x का मान निकाल लेंगे। हम यहाँ से देख रहे हैं 28 बराबर, इसको इस साइड लेके जाएंगे तो 7x में से 5 चला जाएगा तो 2x इंटू 7। अब 2 से इसको काट लेंगे, ये कितना बार में कटेगा, 14 बार में। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि x का मान निकालेंगे तो 14 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 98 किलोमीटर। कुल दूरी हम कितना माने थे x किलोमीटर। तो अब यहाँ से मेरा सिंपल आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं फिर अगला नंबर सवाल पे। अगला में क्या बोला है कि 3/4, 6/7, 9/14 और 12/25 का मौसो क्या होगा, यानी कि महत्तम समावर्तक, यानी कि HCF हमसे पूछा है, यानी कि HCF पूछा है। तो देखिए जब भी अगर पूर्णा बट्टे में HCF या LCM पूछे तो हम जो हमसे पूछे रहा है यानी कि HCF पूछ रहा है ना, तो ये ऊपर वाला का क्या करेंगे, ये ऊपर वाला का पूरा का HCF निकाल देंगे और नीचे वाला, नीचे में जितना दिया है ये नीचे में, तो ये नीचे वाले पूरा का क्या करेंगे LCM निकाल देंगे। यानी कि जो हमसे पूछेगा ऊपर वाला को वही निकालना है और जो हमसे नहीं पूछेगा उसका उल्टा निकालेंगे। यानी कि HCF पूछा है तो LCM निकाल देंगे, LCM पूछेगा तो HCF, लेकिन ऊपर वाला का जो पूछेगा वही निकालना है, चाहे LCM पूछे चाहे HCF। तो इसमें हमको क्या पूछ रहा है कि इतना इतना का HCF क्या आएगा। तो ऊपर वाला का HCF हम देख रहे हैं कि 3 3 6 9 12 का HCF अगर हम निकालें तो यहाँ से सब में कॉमन क्या आ रहा है, 3 का 3 आएगा। 3 को लिख सकते हैं 1 × 3, 6 का क्या आ रहा है, 6 को हम क्या लिख सकते हैं
3 × 2, फिर 9 को क्या लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 और फिर 12 को क्या लिख सकते हैं 3 × 2 × 2। तो सब में कॉमन क्या आ रहा है 3, तो HCF मेरा क्या आ जाएगा 3। तो ये 6 वाला तो होगा नहीं, ऊपर में HCF है। अब हमसे क्या पूछा है, तो इतना इतना का एलसीएम, तो इतना का एलसीएम क्या आएगा 14, 7 का एलसीएम कितना आ जाएगा 14, 14 और 2 का 28, 28 और 25 का एलसीएम कितना आ जाएगा 700। तो ऑप्शन नंबर किस में आ जाएगा डी, यानी कि 3/700। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। अगला में क्या बोल रहा है कि यदि समीकरण यदि समीकरण 6x माइनस का 11y प्लस 11 बराबर 0 और 15x प्लस ky माइनस का 9 बराबर 0 का कोई हल संभव नहीं है, तो k का मान क्या होगा। देखिए इसमें एक थ्योरम होता है, एक थ्योरम ये होता है कि a1/a2 बराबर b1/b2 होता है, तो इसका कोई हल नहीं होता है, तो इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा अगर a1/a2 बराबर b1/b2 होगा तो। और यहाँ से क्या पूछा है, एक और थ्योरम होता है क्या कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 अगर होगा तो इसमें अनंत हल होगा, अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। अगर ये तीनों बराबर होगा तो अनंत हल होगा, अगर ये दोनों बराबर है तो इसमें क्या होगा कोई हल नहीं होगा। तो इसमें हम सिंपली निकाल लेंगे, इसमें क्या बोला कि कोई हल नहीं होगा, कोई हल संभव नहीं है, तो ये थ्योरम लगा देंगे। तो चलिए शुरू इसको बनाते हैं। तो a1 का मान कितना दे दिया है, a1 का मान कितना दे दिया है 6 दिया है, फिर b1 का मान कितना दिया है माइनस का 11 दे दिया है, और हमको C2 चाहिए नहीं। और फिर इसमें भी A2 का मान कितना दे दिया है 15 दे दिया है, और B2 का मान कितना दे दिया है K दे दिया है। देखिए A1 क्या है x का गुणांक है, x का गुणांक क्या है, x को किससे गुना किया गया यहाँ 6 से, तो A1 का मान ये आ गया 6 x, A1 का मान कितना आ गया 6, यानी कि x का गुणांक लेना है। फिर B में क्या करेंगे y का गुणांक लेंगे, y का कोफिशिएंट। तो इसमें हम इसको हटा रहे हैं, तो ये मेरा कितना आ गया b1 बराबर 15 और b2 बराबर कितना k। तो हम इस फार्मूला पे बैठा देंगे a1/a2, तो a1 कितना है 6 और a2 कितना है 15 बराबर b1 कितना है माइनस का 11 और b2 कितना है k। अब यहाँ से सिंपली इसको काट लेंगे, 3 से 2 बार में और 3 से इसको 5 बार में, तो 11 को 5 से करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 55 और 2 को k से करेंगे तो कितना आएगा 2k। अब यहाँ से हम देख रहे हैं 2 से कितना आ रहा है माइनस का 27.5, जो ऑप्शन नंबर किस में है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी में है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, k का मान कितना आ गया माइनस का 27.5। तो देखते हैं अगला नंबर सवाल। अगला में क्या बोला है कि 121 को पहली विषम संख्याओं के योग के रूप में दर्शाया जा सकता है। यानी कि हम अगर पहले विषम संख्या पहले से शुरू करें तो हम 121 को कितनी विषम संख्या लिखेंगे जिसको जोड़ेंगे तो हमको 121 आना चाहिए। तो मान लेते हैं कि पहली विषम संख्या कहाँ से शुरू होता है 1 से, पहली विषम संख्या 1, उसके बाद 3, 5, 7, 9, 11, 13, उसके बाद 15, उसके बाद 17, उसके बाद 19। अब देखिए इसमें क्या बोला है कि कितने विषम संख्या को हम जोड़ेंगे तो हमको 121 आना चाहिए। अब इसको जोड़ते हैं तो 3 1 4, 4 5 9, 9 7 16, 16 9 25, 25 आ गया। अब यहाँ से देखिए 25 और 17 और 13 कितना आ जाएगा 30, 30 17 और 13 30 आ गया। तो 25 और 30 कितना आ गया, यहाँ से 25 आया था और यहाँ से कितना आ गया 30, तो 30 और 25 कितना आ गया 55। अब 55 में फिर ये जोड़ेंगे कितना 11 और 15 कितना आ जाएगा 26, तब 55 प्लस का 26 प्लस का 19। अब देखते हैं जोड़ के, तो 9 6 15 और 5 20 और 3 5 8 और 2 10, 100 आ रहा है। अब 100, लेकिन हमको तो 121 तक आना है, तो इसमें अगला फिर अगला विषम संख्या क्या जोड़ेंगे 19 के बाद 21। तो अगर हम इसमें 21 जोड़ेंगे तो ये कितना निकल के आ रहा है 121, 121 हमको लाना था। तो क्या बोल रहा है कि योग के रूप में दर्शाया जा सकता था कितने विषम संख्याओं को लिखे हैं, तो 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11 यानी कि 11 विषम संख्याओं को, पहली 11 विषम संख्याओं को जोड़ के हम 121 ला सकते हैं। अब देखिए इसमें कोई स्टूडेंट क्या कहेंगे कि हम पहले 121 को पहली विषम संख्याओं के योग के रूप में हम यहाँ से चालू करेंगे 5, 7, 9, 11, 13, 15 इस तरह से। नहीं, ये गलत हो जाएगा क्योंकि पहली विषम संख्याओं को बोला था। पहली विषम संख्या 1, 3 हमको लेना ही पड़ेगा। 1, 3 से ही पहली विषम संख्या, ऐसा नहीं कि हम 5 ले लेंगे तो 9 ले लेंगे और 7 छोड़ देंगे, ऐसा नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं फिर अगला नंबर सवाल पे। अगला में क्या बोल रहा है कि हैरी यहूदी से 15 वर्ष छोटा है। हैरी जो है यहूदी से 15 वर्ष छोटा है। हैरी यहूदी से 15 वर्ष छोटा है। हैरी यहूदी से 15 वर्ष छोटा है और आज से 13 वर्ष बाद यहूदी की उम्र हैरी की वर्तमान उम्र की दोगुना होगी। तो हैरी की वर्तमान उम्र क्या है? तो हैरी का यहूदी से 15 वर्ष छोटा है, तो हम आज मान लेते हैं कि यहूदी का एक्स है, यानी कि यहूदी का हम कितना मान लेते हैं एक्स वर्ष। तो हैरी का कितना आ जाएगा? हैरी का हम कितना मान लें? 15 वर्ष छोटा है तो एक्स माइनस का 15। अब हमसे क्या बोला कि आज से 13 वर्ष बाद, तो आज से 13 वर्ष बाद तो एक्स प्लस का 13, आज से 13 वर्ष बाद एक्स प्लस का 13 और इसका कितना आ जाएगा एक्स माइनस का 15 प्लस का 13 का उम्र हैरी की वर्तमान उम्र की दोगुना है। तो हैरी का वर्तमान उम्र का ये दोगुना है। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि निकाल कितना आ रहा है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे बस। x प्लस का 13 बराबर 13 में से 15 जाएगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 2, तो 2 से इसको गुना करेंगे तो 2x माइनस का कितना, यहाँ माइनस का कितना आ जाएगा 2x माइनस का 2 दूना 4, सॉरी यहाँ कितना 15 में से 13 घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा। माइनस का 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 4। अब यहाँ से देख रहे हैं 2 में से इसको घटाएंगे तो ये कितना आ रहा है 13 आप प्लस का 4 आप बराबर 2 में से 1 चला जाएगा तो x, तो 13 4 कितना 17 बराबर x। यानी कि हैरी का वर्तमान उम्र कितना है 17 वर्ष है। तो यहूदी का कितना है x माने थे तो 17 वर्ष, तो हैरी का कितना आ जाएगा 17 माइनस 15 कर लेंगे 2 वर्ष। तो हमसे क्या पूछा था कि हैरी की वर्तमान उम्र क्या है, तो हैरी की वर्तमान उम्र 2 वर्ष। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। अगला में क्या बोल रहा है कि एक वृत्त का व्यास AD और चाप AB है। यदि AD 34 सेंटीमीटर और AB 30 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की केंद्र से AB की दूरी क्या है। देखिए इसमें क्या करेंगे कि एक वृत्त का व्यास AD दे दिया, तो सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं। ये मान लेते हैं कि एक मेरा वृत्त है और एक वृत्त का व्यास AD है और ये मेरा क्या है सेंटर है। तो एक वृत्त का व्यास हम नाम रख देंगे AD है। अब क्या पूछा है चाप AB, यानी कि ये चाप हम ले लिए हैं AB एक चाप AB है। यदि ये AB का लंबाई कितना है 30 सेंटीमीटर और ये मेरा कितना है वृत्त का व्यास 34 सेंटीमीटर है। तो वृत्त के केंद्र से AB की दूरी यहाँ से यहाँ तक का दूरी हमसे पूछा है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये अगर 34 है तो वृत्त का ये कितना आ जाएगा रेडियस 17 अब वृत्त के केंद्र से व्यास पर डाला गया लंब ये क्या है व्यास, ये इसको जीवा, ये हो गया मेरा जीवा। तो AB 30 सेंटीमीटर, AB जीवा है तो जीवा को क्या करता है बराबर भाग में मारता है। यदि अगर ये 30 है तो ये 15 और 15 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 17 15 और 8 का ट्रिपलेट बन रहा है। 17 15 8 का ट्रिपलेट होता है। अगर ये बात नहीं पता है तो जानना पड़ेगा कि इस 8 15 और 17 का क्या होता है ट्रिपलेट होता है, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम है ये। अगर ये देखिए ये 17 है और ये अगर 15 है तो ये 8 आएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमसे क्या हो जाएगा डी। हमसे क्या पूछा था कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है, तो ये दूरी कितना है 8 सेंटीमीटर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। नहीं तो इसको ऐसे भी बना सकते थे, अगर किसी को ट्रिपलेट नहीं याद है तो ये मेरा कितना आया था, ये एक वृत्त था और ये मेरा कितना था 17 और ये मेरा केंद्र से दूरी हमसे पूछा था तो ये कितना था 15। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर कितना आता है 289 या 15 का स्क्वायर कितना, यानी कि
लंब कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर किसके लिए, लंब का स्क्वायर के लिए। और 215 का स्क्वायर कितना 225, और 9 में से 5 गया 4, 8 में से 2 गया 6, 64। तो 64 का अंदर रूट आएगा ये, तो 64 का अंदर रूट कितना बार निकल के आएगा 8। तो ऑप्शन नंबर किस में आ जाएगा, डी में। ऐसे भी बना सकते थे। तो चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। अगला में क्या बोल रहा है कि धोनी ने स्टीमर द्वारा 120 किलोमीटर की दूरी और रेलगाड़ी द्वारा 450 किलोमीटर की दूरी और घोड़े पर 60 किलोमीटर की यात्रा तय की है। तो अपनी यात्रा पूरी करने में उसे 13 घंटा 30 मिनट यानी कि 13.5 घंटा लगते हैं। यदि रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में घोड़े से तिगुना और स्टीमर से 1.5 गुना है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है, रेलगाड़ी की चाल क्या है। तो इसमें हम सिंपली क्या करेंगे, हम इसमें मान लेंगे कि रेलगाड़ी का चाल स्टीमर की चाल और घोड़े की चाल से क्या है, तिगुना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम यहाँ मान लेते हैं इसका कि रेलगाड़ी का चाल घोड़े से तिगुना है। तो यहाँ मान लेते हैं ये मेरा रेलगाड़ी है, स्पीड का रेशियो ये रेलगाड़ी है, और ये मेरा क्या है, घोड़ा, हॉर्स घोड़ा है, और ये मेरा स्टीमर है। तो क्या बोल रहा है कि स्टीमर से 1.5 गुना है किसका, रेलगाड़ी का। तो स्टीमर का हम अगर 100 मान लेते हैं तो रेलगाड़ी का कितना आ जाएगा 1.5 गुना यानी कि 150। अब 150 और क्या है, घोड़े से तेगुना है, तो इसका मतलब है कि ये घोड़े 50 रहा होगा। तो ये मेरा स्पीड का रेशियो आ गया। यहाँ से हम स्पीड का रेशियो निकाल लेंगे, तो स्पीड का रेशियो कितना आ गया 50 कॉमन ले लेंगे, तो 50 थी या 50 दूना 50 से कहीं 50, 50 दूना 100। तो स्पीड का रेशियो कितना आ रहा है 3:1:2। तो मान लेंगे कि अनुपात x में है, तो ये मेरा स्पीड का रेशियो कितना आ गया 3:1:2। तो चलिए इसको हटाते हैं, 3:1:2 आ गया। तो यानी कि यहाँ पे हमको रेलगाड़ी, घोड़ा और स्टीमर कितना आया था 3:1:2। ये मेरा किसका स्पीड का रेशियो आ गया। तो अब हमसे क्या पूछा है कि स्टीमर द्वारा 120 किलोमीटर, तो अनुपात x में, तो स्टीमर द्वारा कितना जा रहा है स्पीड से 2x से। तो समय बराबर क्या आ जाएगा, दूरी बट्टा का चाल 2x अब प्लस फिर रेलगाड़ी द्वारा कितना 3x। तो रेलगाड़ी द्वारा 450 है, तो 450 दूरी बट्टा चाल समय बराबर फिर प्लस का कितना 60 घोड़े से जा रहा है, तो घोड़े से कितना है x। ये टोटल समय कितना लगता है उसको 13 घंटा 20 मिनट। तो 13 घंटा 30 मिनट। तो 13 घंटा 30 मिनट को हम मीटर में बदलेंगे, तो 13 छक्का 78, 780 में 30 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 810 मिनट। 810 मिनट को हम घंटा में चेंज करेंगे तो नीचे क्या करेंगे 100 से भाग कर लेंगे। अब सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये मेरा कितना निकल के आ रहा है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरा कितना निकल के आएगा 3x। ये मेरा निकल के आएगा कितना 1620 बटा 6x, एलसीएम आएगा 6x बराबर ये कितना निकल के आ रहा है 810 बटे का 60। अब यहाँ से देख रहे हैं कि 1 0 से 1 0, अब 6 से इसको काटेंगे तो कितना बार में 6 से इसको 10 बार में, इसको हम काट सकते हैं 81 को 2 बार में। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि x का मान कितना निकल के आ रहा है 10 को 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x का मान कितना आ गया 20। यानी कि स्पीड का जो रेशियो माने थे 3:1:2 आया था निकल के, उसमें x का मान कितना आ गया 20। तब हमसे क्या पूछा है कि रेलगाड़ी की चाल क्या है, तो रेलगाड़ी का चाल हम क्या माने थे 3x। तो 3 इंटू का कितना 20, तो 20 दिया 60, यानी कि रेलगाड़ी का चाल क्या है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। अगला में क्या बोला है कि एक शंकु की सतह का क्षेत्रफल 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, जबकि उसकी तिरछी ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो इस शंकु के एक ठोस गोले के रूप में दिया गया है, तो गोले का त्रिज्या क्या आएगा। देखिए जब भी शंकु से ये क्या बना रहा है, गोला बना रहा है, शंकु से एक गोला बनाया जाता है। तो इसमें क्या होगा, इसका आयतन वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तब यहाँ से निकाल लेंगे। अब हमसे क्या दिया है कि शंकु की सतह का क्षेत्रफल, यानी कि ये शंकु का सतह का क्षेत्रफल कितना दे दिया 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तिरछी ऊंचाई ये एल का मान कितना दे दिया है 13 सेंटीमीटर एल का मान। तो हम यहाँ से आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर का मान कितना दे दिया 144 पाई। अब पाई से पाई कैंसिल, तो आर बराबर हम यहाँ से निकाल रहे हैं कितना 12। तो ये मेरा आर का मान कितना निकल के आ गया 12, और ये मेरा एच है, हाइट है,
तो ये 13 है, ये 12 है, तो ये कितना निकल के आएगा 5। वही ट्रिपलेट से, यानी कि 5 12 13 का एक ट्रिपलेट होता है, यानी कि 13 का स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर घटाएंगे तो 25, और 25 का अंदर रूट बाहर निकल के कितना आएगा 5। तो एच का मान मेरा कितना आ गया 5। तब हमसे क्या पूछा है कि गोले को रूप में दिया जाता है, तो गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, आर स्क्वायर, आर का मान कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर कितना है 144, इंटू हाइट, हाइट कितना निकल के आया था एच का मान कितना 5, ये एच का मान 5 आया था, तो 5 अब बराबर 4 इंटू आर क्यू। अब यहाँ से काट लेंगे 4 से इसको, 4 तिया 12, 2 4 छक 24, तो 36 पंचे कितना आएगा 180, 180 बराबर आर क्यू, तो आर बराबर हम यहाँ से लिख सकते हैं 3√180। तो गोले का त्रिज्या कितना आ गया 3√3 180। तो ऑप्शन नंबर किस में बी में। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें कुछ करना नहीं, शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन निकाल लेंगे। हमको आधार का क्षेत्रफल दे दिया था, तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यहाँ से हम त्रिज्या आर निकाली है 12 सेंटीमीटर, मेरा हाइट आ गया 5 सेंटीमीटर, बस इस फार्मूला पे बैठा दिए। तो ऑप्शन नंबर किस में आ गया बी में। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। अगला में क्या बोल रहा है कि -30 भागा छोटी कोष्ट। देखिए जब भी इस तरह का रूल हो तो इसमें बोर्ड मास का रूल लगेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं कोष्ट का काम करते हैं, तो सबसे पहले छोटी कोष्ट का काम करेंगे। तो छोटी कोष्ट में क्या सब दिया है 96 भागा 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 गुने 8 भागा 16। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कितना आ रहा है 96 भागा 16 गुने 8 भागा 16। अब इसको 16 को भाग में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ गुना आ जाएगा, ये हट जाएगा, यानी कि इसको हम सिंपली डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 96/8 का भागा कितना 16 गुने 8/16। अब यहाँ से काट दीजिए, 8 से काट लेंगे तो 8 दूना 16, 16 छक 96, 2 से 3, यानी कि ये पूरा कोष्ट के अंदर का मान कितना आ गया 3। तब यहाँ से लिख सकते हैं -3 भागा कितना 3 गुने कितना 7 में से 2 चला जाएगा तब 5। अब यहाँ से देख रहे हैं तो यहाँ से कितना निकल के आएगा -30 बट्टा का 3 गुने का 5, तो 3 दाइन के 30, 3 दाइन के 30, तो 10 बचे 50, यानी कि -50। तो ऑप्शन नंबर किस में आ जाएगा डी में। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। अगला में क्या बोला है कि मीकू एक दूध की दुकान चलाती है, ठीक है, मीकू एक दूध की दुकान चलाती है। यहाँ उसके बैग का विवरण इस प्रकार दिया गया, वह मतलब खर्चा, यानी कि खर्च का विवरण दिया गया। वह आय का 80% खरीद पर खर्च करता है और 20% दुकान के किराए और बिजली बिल पर खर्च करता है। यदि वह प्रति माह 13,000 रुपये किराए और बिजली बिल पर खर्च करता है तो खरीद पर उसकी व्यय क्या है। यानी कि सिंपली इसमें क्या पूछ रहा है कि 20% दुकान के किराए और बिजली बिल पे खर्च करता है, तो 20% पे हम का वैल्यू हमको कितना दे दिया है 13,000, यानी कि यहाँ देख रहे हैं कि 13,000 रुपये किराए और बिजली बिल पे खर्च करता है 13,000 रुपये, और 20% दुकान के किराए और बिजली बिल पे खर्च करता है, तो बिजली बिल और किराए पर कितना 13,000 रुपये, यानी कि 20% का वैल्यू हमको 13,000 दिया है, तो 1% का हम यहाँ से नहीं निकाल लेंगे। 1% का कितना आएगा, इसमें हम लिख सकते हैं 13,000 बटे 20, 1% का, तो 20 से इसको काट लेंगे, 2 से कितना 65 बार में 650, यानी कि 1% का वैल्यू कितना है 650। तो हमसे क्या पूछा है कि खरीद पर उसका व्यय खर्च क्या है, तो खरीद पे वो कितना खर्च करता है 80%। यदि 1% का वैल्यू 650 है तो 80% का कितना आ जाएगा, तो 80 इंटू का कितना 650। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0 से 0 2 0, अब 8 से करेंगे तो 8 5 से 40, 8 छक 48, 48 और 4 कितना आ जाएगा 52, यानी कि 52,000 रुपया। तो ऑप्शन नंबर किस में है बी में। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। अगला में क्या बोला गया है कि एक निजी संग्रहालय का प्रबंधन करता है, एक महल निजी संग्रहालय का प्रबंधन करता है। नीचे दी गई तालिका में इसके एक
नीचे दिए गए तालिका में एक सप्ताह के अंगूत्तरों की सूची दर्शाता है। यानी कि सोमवार से लेके रविवार तक, यानी कि सोमवार को कितना अंगूत्तरों की संख्या है 30 है, मंगलवार का कितना 35 है, बुधवार का कितना 40, गुरुवार का 35, शुक्रवार का 40 है, शनिवार का 55 है और रविवार का 45 है। तो हमसे क्या पूछा है कि एक सप्ताह के औसत अंगूत्तर की संख्या क्या है। तो औसत अंगूत्तर की संख्या पूछा है, तो औसत अंगूत्तर की संख्या यानी कि औसत पूछ रहा है, तो औसत में क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, यानी कि टोटल नंबर बटे टोटल नंबर का सम आप बटे टोटल नंबर, तो टोटल नंबर का सम करेंगे तो इसमें सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आ जाएगा यहाँ पे 30 प्लस का 35, 30 प्लस का 35 अब प्लस का कितना 40, अब प्लस का 35, अब प्लस का फिर 40, अब प्लस का 55, अब प्लस का 45। अब हम सबको जोड़ रहे हैं, तो अगर हम सबको ऐड करेंगे तो यहाँ कितना निकल के आ रहा है, देखिए 45 और 55 100, 140 और फिर 35 जोड़ेंगे तो 175, 175 और 40 कितना आ जाएगा 175 और 40, 175 और 40 215, 215 और 35 कितना आ जाएगा 250, 250 और 30 कितना आ जाएगा 280। अब बट्टा का कितना एक सप्ताह में कितना आता है 7, तो 7 से इसको काट लेंगे, 7 चौक 28 जीरो, यानी कि ये कितना आ रहा है 40। तो औसत अंगूत्तरों की संख्या कितना है 40 है, यानी कि प्रत्येक सप्ताह के औसत अंगूत्तर की संख्या कितना 40। कुछ नहीं करना है, टोटल नंबर को जोड़ के टोटल दिन कितना है 7 है, तो 7 से भाग कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर किस में आ जाएगा सी में। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल से। अगला नंबर सवाल क्या बोला है, इस सवाल का आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है कि 112 और 168 और 196 का मौसो क्या होगा, यानी कि महत्तम समावर्तक, यानी कि HCF क्या होगा। तो इसका आंसर जो भी हो इसका कमेंट में आंसर आप लोग बताइएगा। तो चलिए, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल बटन दबा दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और किसी दोस्तों को ये लगता होगा कि ये मेरा ऑफिशियल क्वेश्चन नहीं है, तो आप उसे गूगल पे भी चेक कर सकते हैं, गूगल से भी, कि 24/9/18 का थर्ड शिफ्ट का जो ग्रुप डी का मैथ का पेपर हुआ था वो यही पूछा गया था। तो इसका PDF में कन्वर्ट करके डिस्कस किए हैं। तो किसी को ये मत सोचिएगा कि ये कैसे क्या ओरिजिनल क्वेश्चन है कि नहीं, तो ये पूरा का पूरा 100% ओरिजिनल क्वेश्चन है। अगर आप लोग का विश्वास नहीं हो रहा है तो आप लोग उसे चेक भी कर सकते हैं। 24/9/18 का ये थर्ड शिफ्ट का पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन था, पूरा जितना डिस्कस किए हैं सब ओरिजिनल। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और ये मेरा सेट नंबर कितना 11 था, इससे हम पहले 10 सेट अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग उसे भी ज़रूर जाके चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि मैथ का क्वेश्चन किस तरह से ग्रुप डी में पूछा जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।